सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जमकर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए बीजेपी 242 और एनडीए का आंकड़ा इस समय 295 का है। अपने दम पर इस समय एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर सरकार बनाता नजर आ रहा है और उसी की ये खुशी जो बीजेपी दफ्तर में मनाई जा रही है। तरुण चुग को देख रहे हैं आप, जिन्होंने ढोलक अब खुद अपने हाथ में ले ली है और देखिए किस अंदाज में ढोल बजाते हुए तरुण चुग नजर आ रहे हैं। संजय मयूख यहाँ साथ में बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अन्य पार्टी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। उनके पहुंचने का भी यहाँ पर इंतजार है। कौन बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? फिलहाल बीजेपी अपने दम पर 243 का आंकड़ा, एक सीट और बढ़ गई है, अभी तक 242 था और एनडीए 296 के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए अपने दम पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 229 पर है, कांग्रेस 97 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। टक्कर जबरदस्त हुई है और टक्कर कांटे की हुई है। टक्कर ऐसी है जिसको लेकर उम्मीद की नहीं जा रही थी, क्योंकि पूरे चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि कोई लहर देखने के लिए नहीं मिल रही। ये लहर देखने के लिए नहीं मिल रही, इसीलिए ये मामला इतना करीबी है जो इन आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहा है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, मुझे लगता है आपके पास माइक नहीं है। बादल सर, नहीं आपसे है मेरा सवाल। नहीं देखिए, सर मैं जरा सा आपको रोकूंगी, पहले जरा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं जश्न का अंदाज क्या है, रंग क्या है। हालांकि अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को नहीं मिला है, फिर भी एनडीए के बूते सरकार बना रही है और उसी की ये खुशी जो ढोल की आवाज में यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए बीजेपी ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रही है कि किसी तरह का कोई सेटबैक लगा है, किसी तरह का कोई झटका लगा है। आपको तरुण चुग सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जम करके ढोल ताशे की आवाजें हैं। दिक्कत आ रही है आवाज में, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर अपने दम पर नगीना जो एससी रिजर्व सीट है उस सीट पर जीत दर्ज की है चंद्रशेखर ने। और इसी के साथ अब सवाल यह पूछा जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक बीएसपी जिस भूमिका में रहती थी, मतलब जो एससी वोट है उस वोट के नए रहनुमा के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या ये चंद्रशेखर आजाद की एंट्री मानी जाए इस जीत के साथ? इस सवाल पर मुझे लगता है जरा चर्चा करनी चाहिए। विजय जी, आपका आंकलन। तो पहले बीएसपी पर चर्चा करने की, बीएसपी का जो इस बार रुख रहा उसका नतीजा वहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उसका वोट जो है माइनॉरिटी वोट भले ही कांग्रेस या एसपी के पास चला जाए, लेकिन दूसरा जो दलित वोट है वो बीजेपी के पास जाएगा, वो उसके पास नहीं गया। पर इस तरह से बीएसपी अब करीब करीब खत्म होती सी दिख रही है। हालांकि कोई भी पार्टी को आपको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, विधानसभा में क्या होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक नया लीडर दलित समाज के लिए मिल गया है, उत्तर प्रदेश को खासतौर से। और वो कितना आगे बढ़ते हैं, कितनी जमीन बनाते हैं, कितना संगठन बनाते हैं, ये इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में कोशिश ये भी हो रही थी कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें चंद्रशेखर आजाद भी चाह रहे थे कि उनको एंट्री मिल जाए, पर वो हो नहीं पाया। और अगर होता तो फिर एक नई तरीके की सियासत भी उभर सकती थी यूपी में। हाँ, हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने जितने सीट मांगे थे उतने उन लोगों ने दिया नहीं इंडिया गठबंधन ने, और उनकी वजह से उनको एक स्पेस मिला है। हाँ। और हो सकता है कि एक नई संभावना पॉलिटिक्स से शुरू हो। लेकिन अभी भी बीएसपी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मायावती एक्सेप्टेड बाई ऑल द सेक्शन ऑफ दलित, जनरेशंस ऑफ दलित, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद युवा के नेता हैं और मायावती अधेड़, बूढ़े, पत्नी, औरत, सभी के, हर कम्युनिटी के लीडर हैं दलितों के। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स की पॉसिबिलिटी है वो बीएसपी की ज़्यादा है अभी भी, लेकिन भविष्य के नेता के रूप में वो इमर्ज कर उस तरीके से लगाम ना कसती बहन जी, अपने भतीजे को खुली छूट दे देती, क्योंकि वो जिस तरीके से बीएसपी को मोबिलाइज करते हुए नजर आ रहे थे, पर उनको अपरिपक्व हैं और किनारे लगा दिया मायावती ने। ये उसी का खमियाजा कि बीएसपी का तो सुपड़ा साफ हो गया। ये जो हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक प्रतिनिधित्व करती है मायावती बहन जी एक समाज, एक वर्ग को, तो आकाश जैसा कि आपने सही कहा कि युवा वर्ग को, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स
को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा मौका था और बहुत अच्छा वो कर भी रहे थे जब वो सामने आ रहे थे। लेकिन चाहे जिस भी वजह से जब उनको इस तरह से हटाया गया उनके पद से और दायित्व से, तो मुझे लगता है उसका खामियाजा भी थोड़ा बहुत और उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हुई। और पॉलिटिकल मैसेजिंग ये हुई कि साहब बीएसपी तो अंदर खाने बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि बहुत से वर्गों में ये कहा गया कि आकाश आनंद जो हैं जब वो आक्रामक तौर पर आगे आ रहे हैं तो उनके निशाने पर बीजेपी है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, काराकाट से, सीपीआईएम के जो राजाराम कुशवाहा हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। दूसरे नंबर पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार काराकाट से तीसरे नंबर पर चले गए। मतलब सोचिए जरा, काराकाट की सीट और वो लेफ्ट ने जीती है। राजाराम कुशवाहा ने काराकाट में बड़ी जीत दर्ज की है। त्रिकोणीय लड़ाई बना रहे थे, पवन सिंह खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर। पवन सिंह की बदौलत नहीं, वो तो होना ही था। देखिए उसमें वहां पर मैं आपको ये बताऊं कि बिहार की जो राजनीति हुई है या उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो पूरे तौर पर ये कास्ट इक्वेशन की ही राजनीति है। उस काराकाट सीट पर जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ पर जो लवकुश समाज है या जो कुर्मियों का जो वोट है वो दरअसल पूरा का पूरा वो देख रहे थे कि अगर पवन सिंह उधर नहीं जीत रहे हैं तो शायद वो सारा का सारा ट्रांसफर इस तरफ हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। इनफैक्ट बिहार में अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के को कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ऐसा लग रहा है अभी सरसरी तौर पर कि बीजेपी का वोट जदयू को जाता हुआ नजर आ रहा है, पर जदयू का उसी अनुपात में बीजेपी को वोट आता हुआ नजर नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से जब पिछली बार मैंने अपडेट देखा था अभी करीब 1-1.5 घंटा पहले, तो जेडीयू के खाते में वही 18% के आसपास वोट शेयर था। और बड़ी बात यह कि आरजेडी के खाते में भी 22% के आसपास वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरा सा बीजेपी हेडक्वार्टर दर्शकों को लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं और जिस तरीके का जश्न इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए अंकित, और बयां कीजिए ये जश्न कैसा है। देखिए जश्न काफी देर से शुरू हुआ, उसकी वजह यही है कि जिस तरीके के जो रुझान और नतीजों में तब्दील होना शुरू हुए, दिखाते हैं इस वक्त पूरे बीजेपी मुख्यालय में। ये बीजेपी का जो परिसर है, केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर जो तमाम नेता मौजूद थे वो बाहर निकल चुके हैं। हालांकि यहाँ रुक करके बारिश हो रही है काफी, लेकिन अब यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि नतीजे अपेक्षित तो नहीं गए, लेकिन फिर भी देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये बताइए, आप लोग तो दावा कर रहे थे कि नहीं हो रही है। एनडीए अपनी बहुमत पर आ रही है, एनडीए सरकार बना रही है, 400 बार तो नहीं, 300 बार भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जश्न है। बिल्कुल खुश है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बन रही है। आप तौर पर देखिए इस वक्त मुख्यालय की बात करता हूं, जो जहां पर अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि तरुण चुग ढोल बजा रहे थे, संजय मयूख ढोल बजा रहे थे, मंजिंदर सिंह सिरसा गरबा पा रहे थे। तो इस वक्त तमाम जो है नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो कार्यकर्ताओं के बीच में उतर चुके। एक तरह से ये भी संदेश देने की कोशिश है कि हम थोड़ा सा मायूस जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं है, और मायूसी इतनी भी नहीं कि हम जश्न न मनाएं। क्यों? क्योंकि एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है। हालांकि पिछले सुबह से यहाँ पर हो बहुत देर तक रोका गया, लेकिन आखिरकार 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त कार्यकर्ता घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और ये जो ढोल की थाप है इस पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए, एनडीए तो 300 पार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जश्न है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं में इस प्रकार जोश है कि इतनी बारिश के बाद भी आप देख सकते हैं कि तादाद में कार्यकर्ता अपने अपने तरह से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर। लेकिन ये बताइए, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, एनडीए भले ही 300 पार ना हो रहा हो, लेकिन सरकार बन रही है। निश्चित रूप से आज मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और बस यही कहना चाहूंगी, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये जो जश्न कार्यकर्ताओं का है जो सुबह से यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे नतीजा है और जैसे जो रुझान जो है नतीजों में तब्दील होना शुरू हुए, पूरी तरह से उस वक्त जो है खुश तो नहीं थे, क्योंकि एग्जिट पोल में जो यहाँ पर रुझान था वो जो है 400 के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा था, और उसी के चलते थोड़ी मायूसी जरूर थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अब तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यालय में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं बीजेपी के कई नेता भी। जी
तो ये जबरदस्त जश्न जो है वो बीजेपी के खेमे में मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हैं, आप देख रहे थे इस समय। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको परिचय कराती हूँ। राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरेंद्र जी को आवाज अगर मिल रही है। सुरेंद्र राजपूत जी नमस्कार सर। तस्वीरें आपने देखी, बीजेपी मुख्यालय में जश्न जबरदस्त है क्योंकि अब की बार एक बार फिर हो रही है वापसी एनडीए सरकार की। रुमाना, ये जश्न उनकी सरकार की वापसी का है या उनके घर की वापसी का है, ये तो समय बताएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो नरेंद्र मोदी जी की विदाई से खुश हैं, क्योंकि अभी अंतिम नतीजा आया नहीं है। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि सरकार एनडीए नहीं बनाएगा, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। रिजल्ट फाइनल आने दीजिए, आपके सामने होगा। हम लोग सरकार नहीं, आप फिर वही बात है ना, आप अपनी जो पत्रकारिता की जितनी विधाएं हैं आप हमारे ऊपर कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन हमें जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। रोमाना जी आप जानती हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और इनके सहयोगियों का, अमित शाह सहित सबका अहंकार टूटा है। देश की जनता को शत-शत प्रणाम है कि इन्होंने अहंकार तोड़ा है। आज की डेट में जितने एग्जिट पोल हैं सबका अहंकार तोड़ा गया है। और अब ये लोग एनडीए की बात करने लगे जो लोग अभी तक मोदी की गारंटी की बात करते थे। तो जो लोग मोदी की गारंटी की बात करते थे वो मोदी की सरकार बनाए ना, अब क्यों एनडीए की बात करते हैं? ठीक है, तो मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं आने वाले दिनों में जैसे बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे सीधे आपका सवाल मैं उनके पास लेकर चलूंगी कि पूरा चुनाव लड़ा गया मोदी की गारंटी पर और फिर अब ये नौबत आ गई है कि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। सर आप कह रहे हैं कि साहब ये अहंकार है जो टूटा है, और वहां बीजेपी मुख्यालय में जश्न पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं और ढोल बाकायदा बीजेपी के नेता तरुण चुग बजा रहे हैं। उन्हीं के साथ अंकित गुप्ता मौजूद हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल, देखिए तरुण चुग है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और ढोल बजा रहे हैं। तरुण जी, विपक्षी पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। विपक्षी नेताओं ने, जो एनडीए के नेता हैं, उनसे संपर्क भी साध लिया। हारे हुए लोग शेख चिल्लियां बरता रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी की सरकार, जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि 400 पार का नारा, 300 पार भी नहीं हो रहा है। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है, देश की जनता का धन्यवाद। ये देखिए, ये तरुण चुग है किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में इस वक्त है ढोल नगाड़े बजाते हुए, ढोल की थाप पे खुद भी नाचते हुए, और लगातार बीजेपी के नेताओं का यही दावा कि एक बार फिर से देश में सरकार बनने जा रही है। हालांकि विपक्ष की अपनी जो है यहाँ पर दलीलें हैं, विपक्ष के अपने बयान हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं अब तो सुबह से इधर वो आंकड़ा है, वो नंबर है, और ऐसे में ये जिस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं तरुण चुग, यहाँ सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पा रही। बीजेपी इस समय 243 पर है, एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 296 पर, लेकिन बीजेपी का जो जश्न है, मतलब वो जश्न तो जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है। इसके पीछे का राज मुझे लगता है जरा हमें समझना चाहिए। अंकित, आप तो घिरे हुए हैं जश्न मनाते कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ स्टूडियो में एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जरा उसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बादल साहब, बीजेपी अपने दम पर 14 और 19 की तरह बहुमत का आंकड़ा हासिल कर नहीं पा रही है, लेकिन मुख्यालय में वहां पर ढोल बजा बजा कर खुशी ऐसी जाहिर की जा रही है। ये जीत, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, इस चुनाव के दो संदेश है। पहला संदेश तो ये है कि घोषित तौर पर एनडीए जो आज हमारे सामने है उसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन छिपा हुआ संदेश ये है कि 14 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था वो 24 में बहुमत उसको नहीं मिला है, और मोदी की गारंटी पर अगर लड़ा गया है तो इसका मतलब पार्टी इस पर हार गई है। तो लोकतंत्र जीता है, मैं हारा है, मैं अवतार हार गया है, लोकतंत्र जीत गया है। विजय जी, दो संदेश इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक संदेश है कि कांग्रेस के लिए जो पिछली बार था कि 91% स्ट्राइक रेट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे बाउंस बैक किया कांग्रेस ने और वो 98 सीट्स पर जीती है। वो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीती, यानी राहुल गांधी एक सशक्त नेता के तौर पर वहाँ पर उभर कर आए। लेकिन इसमें संदेश ये भी है कि यदि इंडिया गठबंधन चुनावों से पहले
ठीक टाइम पर अपनी कमर कस लेता और सब नेताओं के साथ चलता तो ये रिजल्ट आ सकता था, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जनता के पास तो वो है, लेकिन जनता ढूंढ रही है कि किसके पास वो जाए, वो काम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नंबर जो है कम हुआ है इसमें, लेकिन एक मैसेज भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पैन इंडिया पार्टी बन गई है। वो केरल में बढ़ी है, तेलंगाना में बढ़ी है, उड़ीसा में बढ़ी है, तमिलनाडु में बढ़ी है, आंध्र प्रदेश में बढ़ी है, तो वो एक पैन इंडिया पार्टी के तौर पर भी बनकर आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी हार एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये 2004 को मैं याद कर रहा हूँ, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसीलिए गई थी क्योंकि वहां पर यूपी में सिर्फ 10 सीटें मिल पाई थी उनको। आपने क्योंकि 2004 का जिक्र कर दिया और विपक्ष बार बार कह रहा था कि 2024 में इंडिया शाइनिंग मूवमेंट होने वाला है, वो तो नहीं हुआ, लेकिन झटका जरूर बीजेपी को लगा। तो 2024 का ये जनादेश, इसमें क्या है संदेश? देखिए, इसका संदेश रोमाना सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी को अपने आगे की स्ट्रेटेजी को रीप्लान करना पड़ेगा। उसको एक तरफ से साउथ में जो उसको नई जमीन मिली है, उस जमीन को कल्टीवेट करना होगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एकदम नई दुनिया है, नई पॉसिबिलिटीज़ का संसार है जो उसके लिए खुला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो उसका रूट है, जो वहाँ से जड़ है, उसमें अपनी जगह को फिर से रिगेन करनी पड़ेगी। और उसके लिए जितने तरह के स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, डेवलपमेंटल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, मतलब ये आप आगे के लिए कोर्स करेक्शन बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक मेहमान बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आप सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से तो पहले ही सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, और आप थोड़ी देर से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, चर्चा हम शुरू कर चुके हैं और बार बार कांग्रेस की तरफ से जिस सवाल को रेखांकित किया जा रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, लेकिन इसको हार नहीं तो और किस रूप से देखें कि अब सरकार बनने की जब बारी आई तो एनडीए सरकार बनेगी? सर देखिए, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जो चुनाव के परिणाम आए, यद्यपि एनडीए स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट बहुमत से पर्याप्त आगे, परंतु फिर भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और हम लोग इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैं ज्वाइन देर से किया मगर मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम लोग बचपन में थे तो कभी सोचते थे क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आज तीसरी बार लगातार कांग्रेस 100 सीटें नहीं पूरी करने की स्थिति में है। इसके बावजूद उनकी बाँछें खिली हुई हैं, उनकी आंखें चमकी हुई हैं और हम 243 सीटों पर खड़े होकर भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि कौन किस धरातल पे पहुंच गया है और किसकी मुट्ठी कितना प्राप्त करने पे खुश हो जाती है। और रही बात अहंकार और संविधान की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर हंग पार्लियामेंट होती तब कोई दावा करे कि नहीं सरकार हमारी बनेगी तो समझ में आता है। जब स्पष्ट रूप से एनडीए की क्लियर कट मेजॉरिटी और मेजॉरिटी अंक से अभी फिलहाल 24 सीटें ज्यादा नजर आ रही हैं, उसके बाद ये कहना कि साहब सरकार हमारी बनेगी, ये जनादेश लोकतंत्र और संविधान का कितना सम्मान है स्वतः समझा जा सकता। और मैं एक और बात बता दूं, जैसे आपके अदर्स में 18 दिखाया जा रहा, सभी चैनल्स में दिखाया जा रहा है, एक लाइन पूरी कर दो। इसी पर जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन देखिए एक तो कितनी अच्छी बात यहां पर सुधांशु जी की तरफ से कही गई कि हम सरकार बना रहे हैं, एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है, और तब भी वो इस बात को मान रहे हैं कि जितनी बड़ी जीत की उन्होंने उम्मीद की थी, ये उतनी बड़ी जीत नहीं है और आप लोग जीत से बहुत दूर हैं। बावजूद इसके आप लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे जीत ही गए। और सर, जीत वाला नंबर मिला भी नहीं बहुमत का, फिर भी सरकार बनाने को इतने बेचैन कि हर तरीके के जोड़ तोड़ के लिए तैयार। ये सर संविधान का सम्मान कर रही है कांग्रेस पार्टी? रुमाना जी, पहले तो मैं सुधांशु जी की एक बात से सहमत हूं कि हमने धरातल खो दिया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुधांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और जितना हमें मिला है हम उसमें खुश हुए हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर भी भरोसा हुआ है, अपने आप पर भी भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पर भी भरोसा हुआ है और राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर पर भी भरोसा हो गया ना सर? यात्रा थी उस पर भी ईवीएम वीवीपैट पर भी भरोसा हो गया ना सर? अरे आपके साथ रोमाना जी, आपको भी याद तो आपके चैनल पर मैंने आप नहीं थी तो मैंने पहले भी कहा था, अगर हमें उस पर भरोसा या उसकी बात नहीं होती तो हम चुनाव ही क्यों लड़ते ईवीएम पर। देखिए, फिजूल की बातें करने से फायदा नहीं है, सवाल कुछ नए लेकर के आइए।
मैं आपसे 2-3 चीजें जो बात कहना चाहता हूं, अगर वो रखूंगा तो ज्यादा आपके दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा। और हम लोग तू मैं तो चुनाव के पहले तक बहुत कर चुके हैं। ठीक है, आपके एग्जिट पोल पर कर चुके हैं, आपके एग्जिट पोल 400 भी दिखा चुके हैं, आपके चैनल ने दौड़ दौड़ करके, अब उसको रहने दीजिए ना, अब हो गया। कल तक आज की बात करें हम लोग, और गंभीर बात सुधांशु जी ने की, तो हम सुधांशु जी खुश हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पॉइंट्स आप क्या रखना चाह रहे हैं? जी हैं जी, 3 बड़ी बातें आप क्या रखना फिर चाह रहे हैं? दूसरी बात, आप जो अभी आपने बड़ी हमें सैद्धांतिक जी वही आपने बड़ी सैद्धांतिक बात हमसे कह दी कि साहब लोकतंत्र संविधान, तो लोकतंत्र संविधान का जब ये मर्डर कर रहे थे महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे सरकार बना करके, तब सबके मुंह में दही जमी हुई थी। हम जो काम भी करेंगे संविधान के अंतर्गत करेंगे, और निश्चित तौर पर संविधान के अंतर्गत ही सारा काम करेंगे, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके और एग्जिट पोल और चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरीके का माहौल वातावरण देश में बनाया था आप सब लोगों ने मिलकर के, अगर उसमें ईमानदारी से हमारा साथ दिया होता तो हम वास्तव में 350 के पार गए होते। नहीं गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता जनादेश बढ़ाने का हमको दे रही है, उनको जनता ने जनादेश घटाने का दिया है। तो आज की डेट में मिड पॉइंट जहां पर आएगा, फाइनल रिजल्ट जब आएंगे, तब आपके सामने आपको पता चलेगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 272 से ज्यादा लेकर के आ रहा है। ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरे नतीजों का इंतजार किया जाए, और अभी भी आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि 272 पर इंडिया गठबंधन पहुंचेगा। सुधांशु जी 1 मिनट आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले ये जो अभी बात सुरेंद्र भाई कह रहे थे ना कि साहब अगर मीडिया ने साथ दिया होता, मतलब सर कमी आपकी रह जाए और सारी जिम्मेदारी मीडिया के कंधों पर डाल दो। सर पलटकर अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडिया गठबंधन ने अगर जरा और ताकत लगा ली होती, इंडिया गठबंधन जरा अगर 1 साल पहले बैठ गया होता, राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अगर इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे होते सर, वो एक बैठक के बाद, दूसरी बैठक के बाद, तीसरी बैठक के बाद, ये जो महीनों का ब्रेक हुआ ना सर, अगर 1 हफ्ते में बैठकर ही एक साथ सारी सीटों को तालमेल बना लिया जाता, वाकई में 400 सीटों पर अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार दे देते सर, तो क्या होती तस्वीर। तो अपनी कमी सर मीडिया पर तो ठीकरा कम से कम मत फोड़ो। अब सुनो आप सुधांशु जी को। आइए सुधांशु जी, एक 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड लीजिए 5 अगर आप चाहें तो। चलिए बोल लीजिए। हाँ, सुधांशु भाई आपके ऊपर नहीं है ये, रोमाना जी बहुत गुस्से में है, बहुत इस समय उसमें। मैं तो रोमाना जी मैं ये नहीं बात कह रहा था कि आपने हमारा साथ दिया होता या नहीं दिया होता। अरे सुनिए, अरे बड़ा गुस्सा, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, हमें आपसे वैसे भी डर लगता है, इतनी विख्यात प्रश्न होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने आंख बंद कर करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके आचार व्यवहार का साथ न दिया होता, सिर्फ निरपेक्षता से बात की होती, तो हम 350 से ऊपर होते। हमें आपके साथ की आवश्यकता नहीं है, हम चाहते हैं कि मीडिया स्थायी विपक्ष बने। ठीक, आप सुधांशु जी आ जाइए प्लीज। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। ज्यादा लंबी बात देखिए, जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा उससे मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं भी संक्षेप में मान्यवर बात कहता हूं। आज के दिन कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो राहुल गांधी जी ने जाकर कहा था डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, जब उनसे कहा गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, जुडिशरी, यस जुडिशरी इज आल्सो, ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन टेकन ओवर। अब आगे से ये जाकर विदेश की धरती पर राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र और भारत के सम्मान का माखौल उड़ाने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनकी सदस्यता जुडिशरी ने बहाल की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट हमारे अगेंस्ट आया, जिसको इन लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, चंडीगढ़ पे अगेंस्ट में आया, केजरीवाल जी बाहर आए, जुडिशरी का वो तो कहते जुडिशरी खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग केवल 24 घंटे पहले तक खराब नजर आ रहा था, अब सही है। और राज्यों में तो बहुत गिना चुका हूं कि तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, सब जगह चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा था, पर जहां जहां हार गए वहां खराब काम कर रहा था। एक तो इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी बात तो छोड़िए, अभी ये जो 229 इंडी में दिखाए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी नहीं थी, तो अभी बहुत आसान है वो संख्या अपने साथ दिखा देना। अभी वहां तो घमासान है आपस में। अधीर रंजन चौधरी जी कह चुके हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और अभी आप कह रहे हैं फॉर डेमोक्रेसी यू आर टुगेदर इन दिल्ली। अब आइए, केरल में भी आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, संख्या में साथ दिख रहे हैं।
पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। अभी तो इस गठबंधन के अंदर कितनी दरारें हैं और कितना वो है, जब तब ये समझ में आएगा। तो अभी जो आप संख्या दिखा रहे हैं, बाकी बाहर वालों को तो छोड़िए, अभी अंदर कितने लठ बजने की स्थिति बनेगी ये देखने की बात। ठीक है, जवाब दीजिएगा सुरेंद्र जी, लेकिन पहले मैं दर्शकों को लेकर चलती हूँ सीधे चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर, जहां से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, चंडीगढ़ की सीट, पिछला अपडेट जो था मनीष तिवारी ने वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी थी। हरियाणा की अगर बात की जाए, 2019 वाला शानदार प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी करती हुई नहीं नजर आ रही, और पंजाब की अगर बात की जाए वहां तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ दफ्तर में बीजेपी के माहौल क्या है नीरज? आपको बता दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं चंडीगढ़ दफ्तर में लेकिन लगातार बच रहे हैं। एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारी बात की कि अभी भी भारतीय पार्टी का जो नंबर है वो इतना बड़ा है कि माफ कीजिएगा नीरज, जो हमारे सहयोगी हैं वो बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ रही है और उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। उनका दोबारा रुख करेंगे हम। फिलहाल जल्दी से लेकर चलते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुधांशु जी की बात सुनी, जवाब देना चाह रहे थे आप, आइए सर, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। देखिए सुधांशु जी, आप हमारे अंदर तो पहले से इंडिया गठबंधन के मतभेद थे, ऐसी तो बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं थे हमारे यहाँ। सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अपनी बात कह रहे थे। हमारे यहाँ से तो आप नीतीश कुमार जी को भी चुरा के ले गए, आप बात समझिए। तो लुटेरे, डकैत या हम कुछ भी कहें, लोकतंत्र के अपहरणकर्ता आप लोग हैं। हमारे अंदर जो भी बात है बातचीत से सुलझा लेंगे, आपस में भी लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। लेकिन आप जरा हमें एक बात बता दीजिए कि आपके यहां जो एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन में कभी कोई बातचीत होती है आपस में, या कभी कोई नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होकर के बात कर सकता है? और किसी और को तो छोड़ दीजिए, आपको ही मैं कह दूं या और आपके साथियों को कह दूं, राज्यसभा और लोकसभा के नहीं कर सकते आप लोग। क्योंकि हमारे यहां स्वस्थ लोकतंत्र है, तो हमारे यहां प्रक्रिया धीमे होती है लेकिन सॉलिड होती है। और अब जनता ने यह मान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां काम नहीं करेंगी, जनता की बातें काम करेंगी, जन के मन की बात करेंगी, मोदी के मन की बात अब नहीं सुनी जाएगी। ये बात, इस चीज को आप स्पष्ट समझ लीजिए। जिस तरीके से भी नरेंद्र मोदी जी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपहृत करने का काम किया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम किया, आपके गठबंधन में तमाम नेता ऐसे मजबूरी में हैं, और वो जो लोकतंत्र वाली दुहाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन में, आपको पता है अभी का अपडेट क्या है? कुछ देर पहले का, जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री पद के लिए तो सबसे सटीक उम्मीदवार अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। मतलब जेडीयू के एमएलसी पीएम पद के लिए एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर मुझे लगता है सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन पहले आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 20 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ा, अपनी विदिशा सीट जिस पर वो पहले 5 बार सांसद रह चुके, 8,20,000 से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज कर ली है विदिशा में। और जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जीत का क्रेडिट जो है वो संगठन को दिया, कार्यकर्ताओं को दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत के साथ शिवराज सिंह चौहान की खास बातचीत सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर सैकड़ों लोग इस समय डांस कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। एक बड़ी जीत हुई है इस बार मध्य प्रदेश में, खासतौर से आपकी सीट की भी अगर बात करें तो जनता का प्यार और आशीर्वाद, 8,20,800 से ज़्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने जिताया है। मैं ये मानता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जो 400 पार का नारा था उस पर क्या आप टिप्पणी होगी? अभी अंतिम परिणाम नहीं आए, 300 पार तीसरी बार एनडीए जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का ही प्रकटीकरण है और अंतिम नतीजे अभी बाकी है, लेकिन तीसरी बार शानदार सरकार हमारी फिर बन रही है। देश तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि आप कृषि मंत्री बनेंगे। नहीं, कुछ नहीं, मैं सांसद तो बन गया हूं। पार्टी ने जो भूमिका दी है मैं उसका निर्वाह करूंगा।
तो 2019 में वो नवसारी वाला जो सीआर पाटिल वाला विनिंग मार्जिन था, उससे भी बड़े मार्जिन के साथ शिवराज सिंह चौहान ने 2024 में विदिशा से ये बड़ी जीत दर्ज की है 8,20,000 से ज्यादा वोटों के साथ। हम सीधे एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं, सुधांशु जी, सत्य है और कड़वा भी है कि प्रधानमंत्री पद का पिटारा एक तरीके से खुल गया है। देखिए, आप ही के गठबंधन के साथी हैं जेडीयू, और उनकी तरफ से इस पद के लिए नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सर देखिए, हमारे यहां तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। पिटारा वहां है जहां उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक उस पिटारे के अंदर से कोई कुछ निकल आए। वहां समस्या जहां जिन्होंने तय नहीं किया। हमारे यहां इतने 10 वर्ष के उपरांत भी, जैसा शिवराज जी कह रहे थे कि एनडीए शानदार विजय की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि अंतिम परिणाम आएगा, एनडीए 300 से ऊपर होगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहां कोई संशय की स्थिति नहीं है, न नीति में, न नियत में, न नेतृत्व में। इसलिए यह प्रश्न दूसरी तरफ ज्यादा समस्याजनक हो सकता है। हाँ, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अभी तो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज होने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि अब दिख रहा राहुल गांधी जी दोनों जगह से जीतेंगे। अब जीतेंगे तो छोड़ेंगे कहां? वायनाड छोड़ेंगे तो दक्षिण छूट जाएगा, और रायबरेली छोड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ऐसा ना हो कि प्रियंका जी आ जाएं। तो अभी तक तो गांधी परिवार में एक ही व्यक्ति था। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें, अभी गठबंधन नहीं, पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी जो चीजें देख रहे हैं, तो जितनी प्रसन्नता दिख रही है, जब आप लेंस लगा के देखेंगे तो उन प्रसन्नता के साथ साथ उतनी ही विचित्रताएं भी दिखेंगी। ठीक है, इंडी गठबंधन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाह रही हूं, क्योंकि ये खबरें आई कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के कुनबे को और बढ़ाया जाए और एनडीए में शामिल जो दल हैं उन तक एक राब्ता बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, कोई तो आप लोगों ने एक कट ऑफ नंबर रखा होगा ना कि कम से कम इतना अपने दम पर इंडिया गठबंधन अगर लेकर आएगा तभी अन्य दलों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अभी 230 पर नजर आ रहा है। और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है, मतलब वो साथ आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है। सर, तो वो कट ऑफ मार्जिन वाला आंकड़ा क्या है इंडिया गठबंधन का? देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता ना रोमाना जी, तब तक हम लोग इस तरीके की कयासबाजी में, हम जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो बात नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे सुधांशु जी हों। मैं आपसे 2-3 चीजें साफ कह रहा हूं कि हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो घटते हुए दिख रहे हैं। अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 243 पर है और हमें पूरी उम्मीद है कि 225 पे सिमटेगी। आप इस चीज को देखिएगा, अभी आप जब अंतिम परिणाम आएंगे 220-225 के आसपास हमारा अपना अनुमान है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन हमारा ये अनुमान है। इसके बाद जब फाइनल टैली आ जाएगी तब बैठा जाएगा कि कौन कहां से क्या कैसे करेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में यह तय है, अभी सुधांशु जी ने कह दिया कि वहां पर तो तय है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका नेतृत्व तय है। लेकिन सुधांशु जी, हमारे यहां तय नहीं है, हमारे यहां सब लोग उम्मीदवार हैं। याद रखिएगा, यही जो आपको हमारा कमजोरी लग रही है, यही आपको हमारी सबसे बड़ी ताकत लगेगी। समय आने दीजिए इस बात का। और इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, चूंकि 7 लाख से ज्यादा की विक्ट्री हुई है और नरेंद्र मोदी जी इस बार 1,52,000 पर, यानी वर्चुअली अगर कहा जाए तो जीत का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन जनता ने जिताया अजय राय को है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुरी तरीके से शिकस्त दी है नरेंद्र मोदी जी को। यह अपने आप में सच है। 1,52,000 की जीत, प्रधानमंत्री जो आप यशस्वी 10 साल, मोदी गारंटी, 400 पार, पता नहीं क्या क्या करते थे, 1,52,000 से जीते हैं वो। और नरेंद्र क्या नाम, राहुल गांधी जी 4 लाख से जीते हैं। आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ, सुधांशु जी, बीजेपी क्या इसको बिल्कुल रीड नहीं कर पाई? मतलब डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की जोड़ी, लेकिन उस सब पर भारी पड़ गए अखिलेश और राहुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं और आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से हमें बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे।
और हमें ये उम्मीद थी कि हमारी सीटें पिछली बार से अधिक बढ़कर आएंगी और पिछली बार के मुकाबले कम सीटें आई हैं। ठीक है, इसका हम बाद में बैठकर विवेचन करेंगे, मगर अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि उनके यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा, खड़गे जी बड़े हैं या राहुल गांधी जी? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे राहुल गांधी जी की फोटो थी। खड़गे जी का समझ में आता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परंतु राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न उपाध्यक्ष हैं, न महासचिव हैं, न दोनों में से किसी सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। अब इससे बहुत साफ हो जाता है। हमारे यहाँ आप पार्टी का कोई बैकड्रॉप देख लीजिए तो मोदी जी की और नड्डा जी की फोटो, एक अध्यक्ष और एक प्रधानमंत्री। 2019 के चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो, 2014 में मोदी जी की और राजनाथ जी की फोटो। मगर आपके यहां ये बड़ा विचित्र माहौल है, क्योंकि जब सरकार भी चलती थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छुटका फोटो होती थी और इन सब बातों नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जो कैबिनेट मंत्री जो नंबर आ गया है, मुझे लगता है उस पर बात कर लेनी चाहिए। और नंबर को लेकर बीजेपी को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। उत्तर प्रदेश आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ इसके आगे आपने इस बात को बढ़ाया नहीं, तो अभी शायद पार्टी आंकलन नहीं कर पाई होगी कि मोदी योगी के बावजूद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को क्यों लगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं जरा। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में भी जबरदस्त नुकसान एनडीए को हो रहा है और एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, बीजेपी को, एनडीए को, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जिम्मेदार माना है। आप सहमत हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आज सीटों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे नंबर का राज्य है जी। अब इतने बड़े राज्य में यदि हमें अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो मानवीय बात है कोई एक या दो कारण, और वो भी जबकि अभी चुनाव परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए हैं, उनका विश्लेषण बहुत जल्दी होगी। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम ये तय कर पाएंगे कि अब हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं रहे। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि तीसरी बार हम स्पष्ट बहुमत एनडीए के नेतृत्व में पाने में सफल रहे हैं। यद्यपि हमारी अपेक्षा से कम रहा, तो हम दोनों बातों का विचार करेंगे और हमने हमेशा किया है। हम 14 और 19 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था कि जहां हम नहीं जीत पाए क्यों नहीं जीत पाए, और 2004 और 9 में पराजय के बाद भी किया था। तो आज की डेट में एनडीए की विजय हुई है, परंतु हमें अपेक्षा अनुसार सीटें नहीं मिली। हम दोनों चीजों का विवेचन करेंगे। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर बना, हाँ। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आनन फानन की गई और ये माना गया कि राम, राशन और लॉ एंड ऑर्डर की राहत ये उत्तर प्रदेश को मजबूती देगा। लेकिन उसी अयोध्या में खुद लल्लू सिंह किनारे हो जाते हैं, हाँ। जबकि योगी भी वही है, मोदी जी बनारस में, पर चंदौली में महेंद्रनाथ पांडे जो हैं वो हार रहे हैं। हाँ, आंकड़ा वहां का बिगड़ जाता है। हाँ। तो क्या मोदी जी का इफेक्ट बनारस से निकल के 4 कदम की दूरी पे आप एक बार फूंक मार देंगे तो चंदौली तक चली जाएगी? बिल्कुल सटी हुई सीट है बिल्कुल। हाँ। तो वहां चंदौली में और यहाँ अयोध्या में जो राम मंदिर, जिस पर पूरी बीजेपी की आस्था है, जो सबसे बड़ी हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, वहां पर ये हालत, और राम मंदिर के भरोसे ही आप चुनाव लड़ रहे थे इस बार, ये हालत हुई क्यों उत्तर प्रदेश में? ठीक है, यही तो बड़ा सवाल है बादल साहब। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको मैं बताऊं, अयोध्या का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पर कभी भी धार्मिक ताकतें सियासत में इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं। हाँ। वहां लेफ्ट भी जीतते रहे हैं और तमाम दूसरे दल भी ठीक बनारस की तरह। बनारस का भी आप इतिहास देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि वहां पर भी सभी दलों का एक जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र जिसको आप कहते हैं वो उभर के आया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, यूं तो उन्होंने भी संविधान का पालन नहीं किया। भारत का संविधान ये कहता है कि चेहरे पर चुनाव मत लड़िए। जब जीत जाते हैं वो चेहरे, जीते हुए सांसद हैं, वो अपना नेता प्रधानमंत्री का चुनते हैं। हाँ। राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और इसको लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से लोकतंत्र के लिए जो खतरे गिनाए गए थे, उसमें एक बड़ा खतरा व्यक्ति पूजा का भी उन्होंने रेखांकित किया था। आइए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ईस्टर्न यूपी है, यानी जो बनारस और ये अयोध्या वगैरह, पूर्वांचल वाला इलाका जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो एक तरह से ओबीसी दलित डोमिनेंट जोन भी है। और वहां पर अगर ओबीसी दलित मोबिलाइजेशन आपके खिलाफ
चला जाएगा ये लीजिए तो तस्वीरें आपको आ रही हारना हैं। पड़ेगा। कांग्रेस के दफ्तर से तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, पीले रंग की साड़ी में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और दोनों भाई बहन जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय की तरफ तेज कदमों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी जो है प्रियंका गांधी की, इतनी दूर से यहीं से चेहरे पर वो मुस्कुराहट उनके नजर आ रही है। कांग्रेस इसको अपने लिए बड़ी जीत मान रही है क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सीटें 52 थी, जिससे सीधे कांग्रेस पार्टी 99 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और नजदीक से तस्वीरें, राहुल गांधी भी अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वही सफेद रंग की टी शर्ट सर्दी के मौसम में भी जो राहुल गांधी पहने हुए नजर आते थे और जिसको लेकर कई सवाल भी पूछे जाते थे। और प्रियंका गांधी यहाँ पर पीले रंग की साड़ी में नजर आ रही है। बसंती रंग की साड़ी प्रियंका गांधी ने बांधी हुई है। और क्योंकि ये राजनीति और जब आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो नेता, उसका हाव भाव क्या है, उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, हर चीज में, खासतौर से राजनीति में जो तस्वीरें हैं वो प्रतीकों के तौर पर पेश की जाती हैं और उसका विश्लेषण होता है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं मैं प्रोफेसर कह रहा हूँ ये खुशी के कलर भी हैं, हाँ। बासंती रंग और जो व्हाइट, हाँ कांग्रेस के लिए तो अभी बाहर का मौसम आया है ना, हाँ, जो बाहर का सीटों का अकाल पड़ा हुआ था, बाहर का मौसम है और संभावनाओं का मौसम। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस केवल अमेठी और रायबरेली तक सीमित हो गई थी। इसमें अमेठी भी चला गया, बट इसमें जो रोल रहा है, चले कि दोनों वापस मिले। बार बार 2009 में जिस तरीके की जीत मिली थी, कम से कम उसके आधे नंबर पर कांग्रेस पार्टी इस बार के 24 चुनाव में पहुंचती हुई नजर आ रही है। बार बार प्रियंका गांधी से पूछा जाता था आप क्यों नहीं चुनाव लड़ती, तो उन्होंने एक कमान संभाली थी। और अब आप देखिए कि लोग भले ही केएल शर्मा आगे गए हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी रणनीति रही कि वो किस तरह से प्रचार का सारा काम देखेंगे। वो हर बार रहता था उनका, तो इसलिए वो चीज ये रणनीति भी प्रोफेसर साहब पूरी तरीके से सटीक साबित हुई। जो कहा जा रहा था कि साहब राहुल गांधी उनको अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए, वो रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अब अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने किशोरीलाल शर्मा को उतार दिया और किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को मात दे दी। तो मतलब ये हार बड़ी हो गई स्मृति ईरानी के लिए प्रोफेसर। नहीं, वो ठीक बात है। देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और कांग्रेस के लिए ये सफल अभियान रहा है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम ये मान के चलें कि इस चुनाव में इस प्रकार का कोई एक नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं इमर्ज आउट कर रहा था, अब वो जिस भी कारण से अगर बीजेपी उसको अपने वोटर्स तक ले जाने में विफल रही, तो लग ही रहा है कि विफल रही है, तो वैसी परिस्थिति में कास्ट कम्बिनेशन और जो कोलिशन और सोशल इंजीनियरिंग होता है उसका महत्व होता है। यही सोशल इंजीनियरिंग पहले विफल हुआ है। तो कविता तो हम सब ना यही सोशल इंजीनियरिंग पहले बीजेपी के लिए सफल रहा है। 2014 की बात की जाए, 2017 की बात की जाए तो इसी सामाजिक समीकरण के आधार पर माना यह गया कि बीजेपी ने जीत दर्ज की। और इस बार वही सोशल इंजीनियरिंग जो है वो पीडीए के नाम पर इंडिया गठबंधन को फायदा देती हुई नजर आ रही है। एक सेकंड सर, जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में जो होगी, मंच सजा हुआ है, आप देख रहे हैं कुर्सियां वहां पर रखी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है कुछ ही देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंच पर कौन कौन नजर आएगा इसका इंतजार है। फिलहाल मीडिया कर्मी कांग्रेस के बड़े नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर दिखेंगे या नहीं, इसका भी इंतजार है। जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे थे विजय। जाति वाली बात मैं कर रहा था कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात हुई, पूरा कास्ट इलेक्शन जो बीजेपी लगातार कोशिश करती रही थी, मुझे लगता है जाति पर ना आए चुनाव और उसी को धर्म पर चलाया जाए, लेकिन वो फाइनली जाति पर आया और वो इशू ने उसको एक बड़े तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसको मदद किया है। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है जरा जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जाति पर आ गया पूरा चुनाव और इसी वजह से इंडिया गठबंधन को ये भारी बढ़त उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास तौर से, क्योंकि अखिलेश यादव यहां बार बार जो बात कर रहे थे वो पीडीए, पिछड़ा, दलित, आधी आबादी, अल्पसंख्यक, इनकी बात कर रहे थे सर। वो ये चुनाव जो था इन सारी चीजों के साथ साथ जाति, जनगणना और संविधान पर आ गया था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की पार्टी के रूप में जनता में प्रस्तुत हुई है और हम लोग कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराने वाले, पीडीए की बात करने वाले, सबको संवैधानिक आरक्षण के हक की बात करने वाले के रूप में जाने गए, जो राहुल गांधी जी ने अपना अभियान शुरू किया जिसमें सारे के सारे इंडिया गठबंधन के दलों ने उनका साथ दिया। यह बहुत ईमानदारी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि आरक्षण के विरोध में आ गई थी, जाति जनगणना के विरोध में आ गई थी,
तो ये इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, अब इसके बाद आप इसको जाति, भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक चुनाव कराना ही चाहती है। हमने धार्मिक चुनाव नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो सुधांशु जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं, क्या धारणा इस 24 चुनाव में खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये बन गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी है? और क्या इसको आप लोगों ने भी भांप लिया था? इसी वजह से आपके नेता भी अलग अलग चुनावी सभाओं में इस बात का जिक्र करने लगे थे कि इस देश के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। देखिए, ये विश्लेषण बाद में होगा, निश्चित रूप से हो सकता है इस प्रकार के भ्रम का भी कोई योगदान रहा हो हमारी सीटें कम होने में, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। परंतु ये, जैसे मैंने आपसे कहा, ये विश्लेषण हम लोग सारी सीटों आने के बाद जब सम्यक रूप से होगा तो करेंगे। परंतु अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि ये चुनाव जातिगत जनगणना का था। चलिए, केंद्र में तो आपकी सरकार नहीं बन रही है, परंतु प्रदेश में जहां पर है और जहां सर्वे हो चुका है कर्नाटक में, वहां क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आप जारी करवा दीजिएगा, क्योंकि वहां तो आपके डिप्टी सीएम एलानिया कह चुके हैं ना कि मैं नहीं जारी होने दूंगा। ये डीके शिव कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। हिमाचल में करवा दीजिएगा, जहां पे है वहां तेलंगाना में करवा दीजिए। इसलिए वो चुनाव हो गया है, कोई बात नहीं। इसलिए मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पे कितनी खुशी की लहर दिख रही थी 100 सीटें न टच होने पर भी। मुझे याद है राजीव गांधी जी को 196 आई थी तो मायूसी थी, नरसिम्हा राव के समय में 232 आई थी तो मायूसी थी, और आज 100 के ऊपर क्या खुशी दिखाई पड़ रही है। तो ये भी दर्शाता है कि जिसको आप आपने यहाँ पर राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के जमाने की बात कर दी, आप शायद वो 2004 भूल गए। तब तो कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर, विजय जी सही बताएंगे, 148 के आसपास सीटें आई थी और वो यूपीए 1 की सरकार बन गई थी सर। और उसी वजह से 145 देखिए आपने करेक्ट कर दिया मुझे, 145 सीटें आई थी और वो यूपीए 1 की सरकार बन गई थी। और 145 और बीजेपी को 138। जी बीजेपी 138 और कांग्रेस पार्टी जो है वो आखिर तक इस लड़ाई को लड़ने की मूड में नजर आ रही है। अभी हार मानते हुआ इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन कह रहा है इंतजार कीजिए, जब तक हर एक रुझान नतीजे में तब्दील नहीं हो जाता तब तक उम्मीद छोड़ने को इंडिया गठबंधन राजी नहीं। और फिलहाल अभी तक के रुझानों के हिसाब से और जितने नतीजे आए हैं उसके हिसाब से एनडीए सरकार बनाता हुआ बहुमत के आंकड़े से काफी आगे 295 पर नजर आ रहा है। देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव, नतीजों का दिन आज। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, एनडीए सरकार बनाएगा और इसी को लेकर मंथन कल दोपहर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। सरकार गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जो एनडीए के घटक दल हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, उनमें किसको किस तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी, इसी को लेकर एक चर्चा, एक रूपरेखा जो माना यह जा रहा है कि कल दोपहर 2 बजे होने वाली एनडीए की बैठक में तय किया जाएगा। ये दोपहर 2 बजे वाली एनडीए की बैठक मनोज जी महत्वपूर्ण हो जाती है। 200%। यही तो सब तय होगा। अब जैसे अभी हम लोग आपस में भी जब चर्चा कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि अगर नैतिकता बची हो तो उस पर बात हो रही थी। बाकी जिस तरीके से राजनाथ सिंह, नड्डा, इन सब की संघ से भी बात हो रही थी, बात हुई है वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी का जो ऑरा है, नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है या उनका जो करिश्मा है वो कहीं खत्म होने जा रहा है। उसको लेकर कोई इस बात की चिंता हो। जो सुधांशु जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जो कह रहे थे वो कि हमारे यहाँ बिल्कुल तय है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। मुझे लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जवाब क्लियर है, नरेंद्र मोदी ही है वो नाम। एनडीए की बैठक कल दोपहर 2 बजे होगी। देखिए 10 साल में क्या अंतर आया है, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि 10 साल में आपने कितनी बैठकें आपको याद आती हैं कि एनडीए की हुई? 10 साल में एनडीए का संयोजक कौन बना बताइए। और कल जो होगा, पहली बार इस एनडीए में क्षेत्रीय घटक दलों को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। 10 साल तक भी तो मिलेगा ना, संयोजक देंगे तो मिलेगा। हाँ जी, मुझे लगता है कि सचमुच प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है वो इंटैक्ट रहेगा। पार्टी में उनका प्रभाव ऐसा ही रहेगा, एनडीए में भी उनका प्रभाव ऐसा ही रहेगा। लेकिन एनडीए का प्रभाव सत्ता में, सरकार में बढ़ेगा। ये एक बदलाव जो इस सरकार में देखने के लिए मिलेगा। और इस बीच ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय मंच पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दूसरी तरफ जयराम रमेश उनके नजर आ रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की शुरू होने वाली है कांग्रेस दफ्तर में।
अच्छा, वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि ज्यादा वक्त नहीं बीता है, अभी कल तक ही ईवीएम को लेकर बहुत से सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी लीड लेते हुए नजर आ रहे थे। और सिर्फ ईवीएम ही नहीं, बल्कि जो पूरे का पूरा प्रशासनिक अमला है उसमें 150 डीएम पर किस तरीके से फोन कॉल पहुंचा है, इसका जिक्र तो यही जयराम रमेश साहब कर रहे थे जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद इनको ईसी की तरफ से बाकायदा चिट्ठी भी भेजी गई और जवाब मांगा गया, जिसका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय लिया है जयराम रमेश जी ने। क्या जवाब देंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल सेंटर में मंच के बीचों बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके एक तरफ सोनिया गांधी है, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं और वहां कोने में जयराम रमेश भी बैठे हुए हैं। और अब ये प्रेस वार्ता जो शुरू होने जा रही है, यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की बातें होंगी मीडिया के सामने? एक तो वो जनादेश के लिए धन्यवाद दे ही रहे हैं, और जो बात उन्होंने कहा था कि 295 के लिए खड़गे साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि हम उसके करीब पहुंचे हैं 295 तक उन्होंने बात किया। तो अब जो अपने गठबंधन के दल हैं उनके साथ कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वो एक बात मुझे लगता है कहेंगे इस सरकार को जनादेश नहीं मिला है। हो रही है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, सीधे ले चलते हैं। रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान
लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुँचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ
हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया।
मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, you know, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर्स एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। हाँ, जयराम जी, राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे
तब से लेके अब तक काफ़ी लंबी यात्रा रही, काफ़ी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर 2 राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, ये आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। दो चीज है ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज़ नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है।